नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आज उन्हीं प्रश्नों को हम समझते हुए प्रत्येक बिंदु को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 11 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया था। उसी क्रम में आज दूसरे प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का सारांश। यह निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इस निबंध का जो प्रकाशन है सन 1900, इस निबंध का प्रकाशन राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का प्रकाशन सन 1974 ईस्वी में किया गया। सन 1974 ईस्वी में इस निबंध का प्रकाशन किया गया। मिश्र जी मूलतः ललित निबंधकार थे। ये प्रमुख ललित निबंधकार हैं और इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का अनुसरण किया है। द्विवेदी जी भी प्रमुख ललित निबंधकार थे और विद्यानिवास मिश्र जी भी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इस निबंध में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का प्रकाशन सन 1974 में हुआ है। यहाँ पे जब लेखक मिश्र जी के घर पर, विद्यानिवास मिश्र के घर पर एक महानगरीय वातावरण में पली हुई कृष्णा नाम की लड़की, जो विद्यानिवास मिश्र के मित्र की लड़की है, वह उनके घर पर आती है और उनका जो लड़का है जिसका नाम है चिरंजीवी, मिश्र जी का लड़का चिरंजीवी, वह कृष्णा, ये दोनों रात के समय एक संगीत के कार्यक्रम में जाने की अपने पिता से अनुमति मांगते हैं और पिता अपने बच्चों का दिल बात रखने के लिए उन्हें परमिशन दे देता है। तो रात के समय जब वे संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं तो देर रात तक घर नहीं आते, तो लेखक का मन है वह उदास हो जाता है। आत्मीय जनों की चिंता, अपनों की चिंता, तो लेखक का मन उदास होता है कि भाई अर्धरात्रि होने को आई है, अभी तक वे संगीत के कार्यक्रम से घर नहीं आते। हालांकि होता क्या, संगीत में इन दोनों का है जो मन वहाँ लग जाता है, जिससे लेखक को है वो अकारणीय चिंता होती है कि रात के समय वे अभी तक घर नहीं आए। तो वे कुर्सी लगाकर घर से बाहर बैठ जाते हैं और ऐसे घनी अंधेरी रात में न किसी आने की आड़ सुनाई देती है और कुछ समय पश्चात वर्षा होती है और बारिश वर्षा होकर भी रुक जाती है, लेकिन फिर भी वे घर पे नहीं आते हैं। लेकिन प्रातःकाल होते ही वे दोनों आते हैं तो वह जो अकारणीय चिंता थी वह समाप्त हो जाती है उनके घर आने के पश्चात। सांस्कृतिक जीवन की आस्था में भी यहाँ पे उनका जो लेखक का मन है वह उदास रहता है, क्योंकि वे एक संगीत के कार्यक्रम में गए और अभी तक घर पे नहीं लौटे हैं। तो लेखक बताता कि एक छोटी सी घटना को लेकर, एक सांस्कृतिक उसके जीवन में छोटी सी घटना को लेकर वह उदास हो जाते हैं और वे रात को समय पर घर नहीं लौटता उनका लड़का चिरंजीवी और कृष्णा, तो उन्हें चिंता जताने लगती है। दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर नहीं, दो पीढ़ियों में
वैचारिक अंतर, दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर। दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर। अब दो पीढ़ी में, यानी जो पुरानी पीढ़ी की बातें हैं वह नई पीढ़ी है उनकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे लेखक को भी, जब लेखक छोटा था तो उनकी दादी नानी एक पद सुनाया करती थी कि मोरे राम का बीगे मुकुटवा, लक्ष्मण का बीजे पटुतवा और सीता का बीगे सेनूरवा। तो इस पद के भाव को वह उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन जब स्वयं लेखक बड़ा होता है और उनकी संतान जो संगीत के कार्यक्रम में जाती है वह देर रात तक घर नहीं लौटती है, तो उस लेखक को वह पुरानी पीढ़ी की जो दादी के श्लोक जो गाकर सुनाया करते थे उसका भाव है लेखक को तब जाके समझ में आता है। तो दो पीढ़ियों में वैचारिक अंतर, जो पिछली पीढ़ी है वह नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की जो आंतरिक भावना है उनकी पीड़ाओं को नहीं समझती। जैसे कि नई पीढ़ी आने वाली है, उनकी संतान किसी व्यवसाय के लिए या किसी शिक्षा के लिए बाहर जाती है तो पिछले पीढ़ी के लिए वह क्या है, एक राम की तरह ही वह नई पीढ़ी बाहर जाने वालों के लिए वह आधुनिक जो माता है उन्हें वह एक वनवास की तरह ही समझती है। लेकिन ये नई पीढ़ी है जो पुरानी पीढ़ी की वैचारिकता को कभी नहीं समझती। राम का मुकुट बिगने की वही था। अब यहाँ पे राम का मुकुट, जब राम को वनवास मिला था तो उन्हें सभी जो राजा के जो कपड़े हैं वे उन्हें वहाँ पे उन्होंने त्याग दिए थे, लेकिन उनका मुकुट है वह हमेशा उसके सिर पर ही रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि राम का मुकुट नहीं बिकना चाहिए, यानी उसका जो ऐश्वर्य है वह नहीं जाना चाहिए। जैसे लोक जीवन में ही माता कौशल्य की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी है। जैसे आधुनिक उनके संतान है जो किसी कार्य के लिए बाहर चली जाती है तो वह एक वनवास के लिए ही है, जो हजारों माता कौशल्या का जो हृदय है वह उनका पुत्र, उनका संतान बाहर जाने पर उन्हें एक वनवास के जैसा ही लगता है। तो वे राम के मुकुट की वैता हमेशा उनके हृदय में रहती है। इसी कारण राम वन में निर्वासित है, यानी राम इसीलिए वह वन में निर्वासित है, फिर भी उनके मस्तक पर एक मुकुट बंधा हुआ है। जो वह मुकुट है वह उनकी क्या है, एक बिगने की वैता है, यानी वह नहीं बिगना चाहिए। राम का मुकुट है वह नहीं बिगना चाहिए, यानी ऐश्वर्य एवं निर्वासन का युग। अब ऐश्वर्य और निर्वासन यानी दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का क्या है, एक युग है। यानी राम को जब अयोध्या का राजा बनाया गया था तो उनका ऐश्वर्य था, लेकिन उन्हें वापस जब वनवास मिला तो निर्वासित हो गए वे। तो ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों का योग साथ में रहता है। यह मनुष्य की सनातन नियति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ चलते हैं। मनुष्य की ये एक सनातन नीति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन व ऐश्वर्य दोनों साथ ही चलते हैं। जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था उसे निर्वासन मिला। अब राम का अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद जिसको ऐश्वर्य सौंपा जाना था उसे क्या मिला था, वनवास, निर्वासन हुआ। तो निर्वासन
और ऐश्वर्य दोनों का क्या है, एक ही योग है, साथ है सीता का निर्वासन। अब यहाँ पे सीता को दोहरा निर्वासन मिला था। जब राम के अयोध्या के राजा बनने के पश्चात लोक अपवाद के कारण सीता को जब दोहरा निर्वासन मिला तो सीता को दोहरा निर्वासन मिलने की वजह से वह प्रसव पीड़ा भी उसी वन में उसको भोगना पड़ा, जिससे लवकुश हुए। और जब राम है वह एक किसी शूद्र को दंडित करने के लिए उसी वन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें सीता दिखाई देती है, और वह पुरानी घटनाओं का उन्हें स्मरण कर राम को बहुत ही वेदना होती है और उनका वर्चस्व जाग पड़ता है। तो सीता को दोहरा निर्वासन भी मिला था। निबंध का प्रतिपाद्य यह है कि इस निबंध में प्रस्तुत निबंध का प्रतिपादन किया जाए तो कि राम का वनवास और उनके कष्टों का समय यद्यपि अतीत की बात है, बहुत यानी राम को वनवास मिले हुए कई हजारों साल हुए, लेकिन आज भी हजारों कौशल्या का, वैसे ही आज भी हजारों माता कौशल्या का मन है उनके राम बाहर जाने पर वह यानी व्यथा से पीड़ित रहता है। तो इस निबंध का प्रकाशन 1974 में किया गया। और आत्मीयजनों की चिंता यानी उदासी का कारण क्या था, यानी लेखक के पुत्र और महानगरीय वातावरण में पली हुई कृष्ण का एक संगीत के कार्यक्रम में जाना। और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाती। लेखक को वो जब दादी माँ थी, जब वो एक पद सुनाया करती थी, उसके भाव को वह नहीं समझ पाया, लेकिन जब वह स्वयं की जो संतान है वह रात्रि में बाहर जाती है और तब जाके उसके दादी के भाव, उस श्लोक का जो भावार्थ है उसे समझ में आता है कि दादी ऐसा क्यों कहती थी। यहाँ पे भोजपुरी की में लिखा गया गीत है। इस निबंध की जो भाषा है वह अवधी है, अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भोजपुरी शब्दों की अधिकता भी है। जैसे मोरे राम का बिगे रे मुकुटवा, लक्ष्मण का बीजे रे पटुतवा, पटुतवा अंगरक्षक दुपट्टा, और सीता का बीजे रे सैनूर वानी सिंदूर। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध की भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित भाषा है। इन्होंने अवधी और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने इनकी भाषा एक सामान्यतः पाठक को सहजता से समझ में आती है, सुगम सरल सुबोध है। इन्होंने अपनी राम के आधार पर यह निबंध लिखा गया जो एक ललित निबंध है। और ललित निबंध लिखने की कला, ललित निबंध जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख ललित निबंधकार थे और उनके ही निबंध का अनुसरण है वह विद्यानिवास मिश्र जी करते हैं। भाषा सौष्ठव उनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है। तो शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित और तत्सम शब्दावली से युक्त इनकी भाषा है। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, भोजपुरी शब्दों का और अवधी भाषा का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लड़की क्या है, पराए घर की बेटी होती है। तो उन्होंने कहा कि धोबी के मुटरी की तरह ये खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी,
कहने का मतलब एक दिन तो इनको क्या बनना है, गृहिणी बनना है। तो उनकी भाषा में लोकोक्ति, भोजपुरी शब्दों की अधिकता, यानी भोजपुरी में एक पद भी देखने को मिलता है, मोरे राम का बिगेरे मुकुटवा, सीता का लक्ष्मण का बीजेरे सैनु पटुतवा और सीता का बीजेरे सैनुरवा। तो इनमें भोजपुरी शब्दों की अधिकता है। भोजपुरी शब्द व मुहावरेदार भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, अवधी भाषा का प्रयोग। तो मूलतः ये ललित निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का इन्होंने अनुकरण किया है। शैली विधान में निबंध में शैली का विशेष महत्व रहता है। शैली, इन्होंने इनकी निबंध शैली में अधिकतर अतिशयोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। तो वे इनके निबंध में अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं, उन्होंने बात को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। तो अतिशयोक्ति का प्रयोग इनकी निबंध शैली में देखने को नहीं मिलता। और निबंध शैली इनके निबंधों की एक प्रमुख विशेषता है और अतिशयोक्तियों से ये हमेशा दूर रहे हैं। निबंधों में अतिशयोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। और डॉक्टर मिश्र की शैली में आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलती है। और आत्मविश्वास की इनके निबंधों में आत्मविश्वास की झलक, तो ये यानी इनके निबंध में एक शैली विधान प्रमुख विशेषता है निबंध की। ये अतिशयोक्तियों से दूर रहे हैं और निबंध में, उनके निबंधों में आत्मविश्वास की शैली की झलक देखने को मिलती है। और भावाभिव्यक्ति की सहजता के लिए भाषा इनकी अधिकतर सुगम है। भावाभिव्यक्ति, भाव से परिपूर्ण इनकी भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। और इनके निबंध की शैलियों में भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। और प्रतीकात्मक शैली, आत्मपरक शैली, वर्णनात्मक शैली इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता रही है। तो निबंधों में वर्णनात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, आत्मपरक आदि इनकी निबंधों की क्या है, प्रमुख शैली देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रसाद शैली और समाज शैली भी इनके निबंधों में है। उद्धरण शैली यानी किसी कथन को कहना, कथन को ये उद्धरण शैली में कहते थे, किसी भी कथन को बताया गया है। और विवेचनात्मक शैली भी इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद शैली, समास शैली, यानी उन्होंने भाषा का संक्षिप्तीकरण करने का भी प्रयास किया है। तो समास शैली भी इनके निबंधों की प्रमुख भाषा है। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नादाय का चरित्र चित्रण कीजिए। दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। यहाँ पे दीपदान, जो मेवाड़ का दासी पुत्र बनवीर होता है, वह मेवाड़ के दुर्ग में, चित्तौड़ के दुर्ग में एक दीपदान महोत्सव का आयोजन करता है। तुलजा भवानी के सम्मुख बने हुए एक मयूर कुंड में दीपदान महोत्सव का आयोजन करता है। हालांकि दीपदान महोत्सव के माध्यम से वह मेवाड़ का जो अंतिम वंश है उदय सिंह को मारना चाहता है और वह उन्हें मारकर मेवाड़ का शासक बनना चाहता है। तो उस समय मेवाड़ के शासक उदय सिंह की रक्षा करने का दायित्व उदय सिंह की रक्षा करने का दायित्व पन्ना के हाथ में था।
तो पन्ना का चरित्र चित्र में एक वह स्वामी भक्ति नारी है। पन्ना अपने पुत्र का बलिदान करवाकर एक अपने दीपक को बुझाकर अपने स्वामी की रक्षा करती है। यानी वह एक जिस वंश का, मेवाड़ वंश का उन्होंने नमक खाया है, वह उस नमक का बदला अपने खून से चुकाती है। तो वह एक स्वामी भक्ति नारी है जो अपने पुत्र का बलिदान कर कर भी उदय सिंह की रक्षा करती है। न्याय और त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्ना खिची राजपूत है जो अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके भी मेवाड़ के उदय सिंह की रक्षा करती है। जो एक कीरत बारी की सहायता से जूठी पत्तल उठाने वाला कीरत बारी की टोकरी में उन्हें सुलाकर महलों से वह बड़े ही विवेक के साथ बाहर पहुंचाती है और उदय सिंह के सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुलाकर वह उदय सिंह की क्या करती है, रक्षा करती है। तो वह त्याग और बलिदान की मूर्ति है। अपने पुत्र का त्याग करके अपने स्वामी की क्या करती है, रक्षा करती है। विवेकी और दूरदर्शिता, वह विवेकी है। दूरदर्शिता यानी जब उदय सिंह है, जब पन्ना से तुलजा भवानी के सम्मुख दीपदान महोत्सव में जाने की बात करती है तो वह कहती है यहाँ पे चारों ओर विषैले नाग फिर रहे हैं और उदय सिंह को वह कई बार नहीं भेजती है। दूसरी बात, सोना भी उन्हें कहती है कि आप एक अरावली पर्वत की तरह इस महलों में उदय सिंह के पास अरावली पर्वत की तरह बनकर बैठी हो, तो वह वहाँ से कहीं जाने का नाम नहीं लेती है और वे बुद्धि से, विवेक की सहायता से, यानी कीरत बारी के जरिए एक टोकरी में जूठी पत्तल उठाने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 40 वर्ष है, इस एकांकी की प्रमुख नायिका पन्ना है। तो पन्ना एक कीरत बारी के जरिए उस राजमहलों से बड़े विवेकता के साथ उदय सिंह को महलों से बाहर पहुंचाती है और उनकी रक्षा करती है। ममतामयी, पन्ना उदय सिंह से उतना ही प्यार करती है जितना अपने पुत्र चंदन से करती है। तो उस पन्ना में ममत्व प्रेम जागता है और वह अपने मेवाड़ के राजवंश की क्या करती है, रक्षा करती है। कर्तव्यनिष्ठ, अब कर्तव्यनिष्ठ वह अपने कर्तव्य का पालन तो करती है, अंत समय में अपने पुत्र का यानी अपने दीपक का बलिदान करके मेवाड़ के वंश की रक्षा करती है। निर्लोभ और स्वभाव, वह कोई निर्लोभ यानी एक बनवीर के द्वारा पन्ना को कितना ही लोभ दिया जाता है, उन्हें वह बनवीर कहता है कि भाई तुम्हें एक गांव की जागीर दी जाएगी और तुम्हारे नाम का मंदिर बनवाया जाएगा, आपकी पूजा होगी, लेकिन वह किसी भी लोभ में नहीं पड़ती है और निर्लोभ वह अपने स्वभाव के प्रति वह अड़िग रहती है। तो बनवीर के जांजे में न फंस कर मेवाड़ के शासक उदय सिंह की वह रक्षा करती है। सजग और चतुर, वह सजग चतुर है, इसीलिए वह उदय सिंह को कहीं नहीं भेजती, क्योंकि पन्ना को पता है कि बनवीर है जो विक्रमादित्य को मारकर मेवाड़ का शासक बनना चाहता है, इसीलिए वह हर समय उदय सिंह के पास में ही रहती है। एक अरावली पर्वत बनकर उदय सिंह के कक्ष में उनके पास में रहती है और वहाँ न उदय सिंह को तुलजा भवानी के महोत्सव में जाने देती है, क्योंकि वह कहती भी है कि महल के चारों ओर है विषैले क्या है, सर्प फिर रहे हैं। वीर चित्राणी, वह एक किसी राजपूत महिला है मेवाड़ की जो उदय सिंह की रक्षा करती है अपने पुत्र का बलिदान करवाकर, पुत्र का त्याग, पुत्र को उदय सिंह के सैया पर सुलाकर, वह चंदन को सुलाकर उदय सिंह की रक्षा करती है। और जब बनवीर है विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह के कक्ष में जाता है तो उदय सिंह कहता है, बनवीर कहता है कि भाई उदय सिंह का है, तो वह
पन्ना उससे विरोध करती है कि उदय सिंह तुम्हें अब नहीं दिखाई देंगे। तो बनवीर कहता है कि उदय सिंह को ये मेरी तलवार देखेगी, यानी विक्रम के रक्त से धोई हुई तलवार, अब विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। अंत में वह जो पन्ना है कटार से तलवार निकालती है और बनवीर का मुकाबला करती है और कहती है कि राजपूत महिला है वह, कि राजपूत महिला व्यापार नहीं करती, या तो वह लड़ती है अपने प्राण त्याग देगी या फिर वह चीता पर चढ़ती है। तो निष्कर्ष यानी पन्ना दाई एक ऐसे स्वामी भक्ति महिला है जो अपने पुत्र का बलिदान करके भी वह मेवाड़ के वंश की यानी उदय सिंह की रक्षा करती है। एकांकी के तत्व के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। कथा वस्तु मेवाड़ के चित्तौड़दुर्ग से संबंधित कहानी है। एकांकी जिसके प्रमुख ये कथा वस्तु की दृष्टि से एक आदर्श एकांकी है। कथा वस्तु अभी मैंने बता दी है कि पन्ना किस तरह से अपने पुत्र का बलिदान करवाकर मेवाड़ के राजवंश उदय सिंह की रक्षा करती है। चरित्र चित्रण एवं पात्र इस एकांकी के पात्र में, इस एकांकी की जो नायिका है वह पन्ना है। पन्ना की उम्र 30 वर्ष बताई गई है और पन्ना के पश्चात उदय सिंह मेवाड़ के 22वें उत्तराधिकारी है और चंदन पन्ना का पुत्र है। पन्ना का पुत्र है जो उदय सिंह के समवयस्क है। उदय सिंह के हम उम्र का लड़का है पन्ना का पुत्र बनवीर राणा सांगा का। ये बनवीर दासी पुत्र है। कौन है? बनवीर दासी पुत्र है जो मेवाड़ का शासक बनने की एक लालसा रखता है। क्रूर और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये। बनवीर के पश्चात सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है। सोना दिखने में सुंदर, रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है। और कीरत बारी की उम्र बताई गई है 40 वर्ष और ये जूठी पत्तल उठाने का काम करता है। तो ये एकांकी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से एक उपयुक्त कहानी है। कथोपकथन या संवाद। अब यहाँ पे कथोपकथन किसी भी एकांकी की रीढ़ की हड्डी होती है, उसे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो कथोपकथन किसी एकांकी की एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है और ये एकांकी संवाद की दृष्टि से एक उपयुक्त एकांकी है। यहाँ कथोपकथन में एक संवाद आपको देखने को मिलता है कि भाई पन्ना है, जब बनवीर उदय सिंह के कक्ष में जाता है तो पन्ना और बनवीर का एक संवाद है। पन्ना कहती है धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया। बनवीर को कहती है पन्ना, तो बनवीर कहता है चुप रह दाए, कहाँ है उदय सिंह, कहाँ है। तो पन्ना कहती है उदय सिंह तुम्हें अब नहीं दिखेगा। तो उदय सिंह कहता है उदय सिंह को मैं नहीं देखूंगा, मेरी ये तलवार देखेगी।
जो विक्रम के रक्त से विक्रम के रक्त से सनी हुई ये तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो ये एक संवाद की दृष्टि से उपयुक्त एकांकी है। देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण, ये एक ऐतिहासिक वातावरण का चित्रण किया गया है। यहाँ पे ऐतिहासिक एकांकी है और यहाँ पे ऐतिहासिक वातावरण का चित्रण है। ऐतिहासिक वातावरण का चित्रण। ऐतिहासिक वातावरण का चित्रण, क्योंकि एकांकी ऐतिहासिक है, चित्तौड़ की घटना से जुड़ी हुई है। तो देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से जो ये एकांकी है, एक ऐतिहासिक एकांकी आप इसे कह सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें शामली के संवाद ऐतिहासिक एकांकी महाराणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ में कुछ समय के लिए ऐसी एक अराजकता छा जाती है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पे दासी का जो पुत्र है बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके वह मेवाड़ का शासक बनना चाहता है और अब वह उदय सिंह को भी मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पन्ना के होते हुए वह उदय सिंह को मारने में सफल नहीं होता। तो ये एकांकी देशकाल और वातावरण की दृष्टि से भी एक उपयुक्त एकांकी है। भाषा शैली। भाषा शैली में इसमें इस एकांकी में यह एक ऐतिहासिक घटना को लेखक ने प्रभावशाली ढंग से उकेरा है। तो इस एकांकी में ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना को लेखक ने ऐतिहासिक घटना को लेखक ने एक प्रभावशाली ढंग से उखेरा है। ऐतिहासिक, इसमें घटनाएं ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभावशाली ढंग से इसकी घटना को लेखक ने उकेरा है। पन्नादय की भाषा में ओज त्याग की छाप देखने को मिलती है। यहाँ पे द्वंद्वात्मक स्थिति में उसे तर्क वितर्क की और नारी हृदय की कोमलता को व्यक्त। एकांकी में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तो यहाँ पे इस एकांकी में अधिकतर तत्सम शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। ऐतिहासिक घटना है, तत्सम शब्दों की अधिकता। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक स्थिति में भी पन्ना है अपने तर्क और वितर्क एक और नारी हृदय की कोमलता को व्यक्त करती है, तो वही दूसरी ओर बलिदान की भावनाओं की उदारता की परिचायक है। एक और तो तर्क वितर्क के द्वारा वह त्याग की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, दूसरी ओर वही उस पन्ना में उदय सिंह के प्रति ममत्व की भावना देखने को मिलती है। तो वह द्वंद्वात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। वही दूसरी वह शैली की दृष्टि से यह एकांकी एक काव्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक सूत्र शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक और भावात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक एवं सूत्रात्मक शैली का प्रयोग।
तो ये ऐतिहासिक घटना है और इसमें मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक, सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें द्वंद्वात्मक शैली देखने को मिलती है। एक और तो त्याग की मूर्ति है त्याग, और दूसरी ओर उसमें उद्देश्य के प्रति ममत्व का भाव देखने को मिलता है। उद्देश्य की दृष्टि से पन्ना दाय के त्यागमय चरित्र के माध्यम से ये एक राष्ट्र प्रेम और बलिदान को आदर्श प्रस्तुत करती है। तो पन्ना दाय के त्याग, पन्ना दाय के ऐसे त्यागमय चरित्र के माध्यम से ये एक राष्ट्र प्रेम और बलिदान को क्या करती है, राष्ट्र प्रेम के बलिदान को प्रस्तुत करती हुई एकांकी, एक उद्देश्य की दृष्टि से ये एक उपयुक्त एकांकी है। उसर एकांकी मध्यम वर्गीय चेतना पर व्यंग्य करता है। इस कथन की युक्त विवेचना कीजिए। उसर का मतलब होता है अनउपजाऊ, ऐसी बंजर भूमि जिसमें कोई फल है, फलित नहीं होता है। तो उसर अनउपजाऊ भूमि, उसर बंजर कह सकते हैं, बंजर भूमि जिसमें कुछ नहीं उपजता हो। इस एकांकी के रचयिता है वह भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के द्वारा लिखी गई ये एकांकी है भुवनेश्वर, उसर एकांकी। अब उसर एकांकी का शीर्षक, उसर का मतलब होता है अनउपजाऊ, यानी यहाँ पे पूरी एकांकी में ऐसी बातें चलती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, बेवजह की बातें करते रहते हैं। ये एकांकी एक मध्यम वर्ग के परिवार को दर्शाती है, मध्यम वर्ग के खोखलेपन को उजागर करती है ये एकांकी। तो इस एकांकी का उद्देश्य है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्य वर्गीय परिवार के खोखलेपन को उजागर करना। तो ये एकांकी मध्यम वर्गीय परिवार के खोखलेपन को उजागर करती है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसर यानी जिसमें कोई फल फलित नहीं होता, ऐसी बंजर भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं हो। वैसे ही मध्यम वर्ग का ऐसा परिवार जो सिर्फ खोखलेपन को दर्शाता है, उनके पास है नहीं लेकिन वे धनी होने का दिखावा करते हैं। यहाँ पे इसी एकांकी में भुवनेश्वर जी ने उसी को अपने सम्मुख प्रस्तुत किया गया है कि मध्यम परिवार किस तरह से दिखावा करता है। एकांकी का जो उद्देश्य यही है, मध्यम वर्ग के परिवार को क्या करना, उसके खोखलेपन को दिखाना। उसर एकांकी का उद्देश्य, दूसरों के आगे स्वयं को समझदार दिखाने की प्रवृत्ति। अब दूसरों के आगे समझदार दिखाना स्वयं को, इस एकांकी का जो नायक है वह गृहस्वामिनी है। गृहस्वामिनी एक दूसरे के आगे अपने को बड़ा बताता है, यानी जब ट्यूटर, इसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, ट्यूटर ट्यूशन कराने वाला, जो ट्यूटर होता है वह गृहस्वामी के घर पर पढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पे ट्यूटर को रखा क्यों है, क्योंकि गृहस्वामी स्वयं अपने को बड़ा समझता है, यानी उसको नीचा दिखाने के लिए ट्यूटर को किया जाता, घर पे वो पढ़ाने आता है। लेकिन जैसे ही ट्यूटर कहता है गृहस्वामी को कि मुझे 2 महीने हो गए हैं, यानी वह फीस मांगता है, लेकिन वह बीच में कोई दूसरी बातें डालता है, उस बात को कट करके, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वह स्वयं अपने को एक समझदार समझता है जैसे। तो सारी इस एकांकी में निरर्थक बातें चलती है। फिर रौब डालने का रौब डालने का लोभ में इस एकांकी में ट्यूटर और गृहस्वामी के द्वारा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ही
ट्यूटर फीस मांगता है तो वह निरर्थक बातें बीच में डालता है, यानी अपने को वो बहुत ही होशियार समझता है। दूसरी बात, हालांकि इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहाँ तक ट्यूटर भी कुछ अंग्रेजी शब्दों को बोलता है, भले उसको अंग्रेजी नहीं आ रही है लेकिन वह टूटे हुए जो शब्द को नहीं जानता है उन अंग्रेजी शब्दों को बोलता है। गृहस्वामी भी इसमें अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करता है और ट्यूटर के जब वेतन की बात आती है तो वह अपनी को स्वयं वो बड़ा दिखाता है, बीच में दूसरी बातें डाल देता है। तो इस तरह से ये एकांकी में एक दूसरे पर वे रौब डालने की बात की लोभ बताया गया। बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अभी बता दिया, सोशलिज्म, डोलेमाइट, इस तरह से अंग्रेजी स्टैंड हार्ट, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दिखावे की प्रवृत्ति, अब ट्यूटर को रखा क्यों? क्योंकि दिखावा, सब भारी दिखावा है, मध्यम वर्ग का परिवार जो अमीरों जैसा बर्ताव करता है, तो सब दिखावे के लिए, वे भारी दिखावे के लिए गृहस्वामी उन्हें ट्यूटर को रखता है। तो ये हालांकि सब दिखावे की प्रवृत्ति है। यहाँ पे गृहस्वामी ट्यूटर को जो पढ़ा लिखा रहा है इसे आधार पर छोटा सिद्ध करना चाहता है कि भाई तुम मेरे से छोटा है, क्यों? क्योंकि तू मेरे घर पे पढ़ाने आ रहा है। गृहस्वामी ट्यूटर को छोटा दिखाने का बात कर रहा है। तो सारी क्या है इसमें दिखावे की प्रवृत्ति है, प्रसंगहीन बातें। अब एकांकी का शीर्षक भी यही है, उसर, जिसका कोई मतलब नहीं होता, सारी बेवजह बातें चलती रहती है। खोखली गंभीरता, अब एकांकी मध्यम वर्ग के परिवार के खोखलेपन को बताती है। पारिवारिक अनबन, और परिवार में कुछ ऐसी अनबन होती रहती है। तो परिवार की अनबन जो स्वयं को बड़ा मानने की प्रवृत्ति में मध्यम वर्गीय परिवार है में तनातनी अनबन चलती रहती है। मध्यम वर्गीय परिवार है वह स्वयं को बड़ा मानने के लिए परिवार में अनबन चलती रहती है। तो वह एक दूसरे को बड़ा मानते, मैं बड़ा हूं, यानी वो एक दूसरे को बड़ा मानने में परिवार के बीच में ये अनबन है, खटपट चलती रहती है। कोई किसी से बातों में पीछे नहीं रहना चाहता। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो मैं बड़ा हूँ, यानी एक दूसरे की बात को काटने में रहते हैं। इसीलिए मध्यम वर्ग के परिवार को एक दूसरे को बड़ा बनने में परिवार के बीच में अनबन चलती रहती है। नेक्स्ट, वापसी कहानी सार को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उसकी मूल प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। वापसी एकांकी का कथासार बता। तो ये एकांकी भारत पाकिस्तान की जो युद्ध का इसमें अनुवाद किया गया है, ये एकांकी सन 1965 की घटना को बताती है। इस एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई ये एकांकी है, विष्णु प्रभाकर। और इस एकांकी का जो नायक है वह असगर है। एकांकी का नायक कौन है? असगर। जब भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले कश्मीर के निकट एक गांव में रहता था, लेकिन उसके बाद विभाजन के बाद वह पाकिस्तान अपने पिता लतीफ़ के साथ चला गया। हालांकि होता क्या, कुछ वर्षों के पश्चात असगर पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो जाता है और उन्हें सन 1965 में भारत की सीमा में एक वायु जहाज के जरिए भारत की सीमा में उसे भेजा जाता है। उनके साथ अन्य पाकिस्तान के सैनिक भी होते, सत्रीधारी सेनाओं के साथ भेजा जाता है। जिस सेना का जो कप्तान होता है उसका नाम है बुनियाद। बुनियाद के साथ असगर भी है और असगर के मकसूद भी है। ये जो सैनिक हैं ये भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं कश्मीर के निकट, उसी गांव में जिस गांव में पहले असगर है वह बड़ा होके गया है। भारत पाक विभाजन से पहले उसी गांव में रहता था
और वह अब उसी गांव में उन्हीं गांव वालों का दुश्मन बनकर सत्रीधारी सेनाओं के साथ वह हिंदुस्तान के उसी गांव में प्रवेश करता है। दूसरी ओर गांव वाले प्रमुख पात्रों में चौधरी जी है, चौधरी जी, इंस्पेक्टर, चौधरी जी इंस्पेक्टर और गांव के अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। तो यहाँ पे वे रात्रि के समय एक वायु जहाज से उतरते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का भारत की भूमि पर उतरना, तो वे प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे रात के समय प्रवेश करते हैं तो असगर को वह पहले की सारी बातें याद आती हैं कि मैं इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ, और वे सारे खंडरों को देखकर वो उसे याद आती है कि मैं दौड़कर यहाँ पे छिपा करता था और यहाँ इस गांव में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो उन्हें वे सारी बातें याद आती है और पहले वाला देश प्रेम का जो भाव है वह देश प्रेम उसमें जागृत होता है। तो अर्धरात्रि में वे कश्मीर के एक गांव में प्रवेश करते हैं और खेतों में जाकर छिप जाते हैं। सैनिकों का यथास्थान छिपना, खेत में खड़ी फसलों के बीच में जाकर वे छिप जाते हैं, जिसमें असगर का काम था कि पाकिस्तान के जो जहाज है, उड़ते हुए जहाज को इशारा करके भारतीय हवाई अड्डों पर क्या करवाना था, उन्हें नष्ट करवाना था। तो आक्रमण के बारे में बातें करना, फिर वे आक्रमण की बातें करते हैं कि भाई हमें यहाँ पर असगर का काम था भारतीय हवाई अड्डों को नष्ट करवाना। असगर का मकसूद से आज़ादी के बारे में विचार करना, फिर असगर के प्रति यानी उस भारत के उस गांव को, कश्मीर को देखकर उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है और वह मकसूद से बात करता है कि हमें आज़ाद होते हुए कितने वर्ष हो गए लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जब आज़ादी के समय मैं ये हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला गया था और आज मैं उसी गांव में वापस आया हूँ इनके दुश्मन बनकर। तो वे दोनों आपस में असगर और मकसूद है आज़ादी के बारे में बात करते हैं कि हम आज़ाद होकर भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि उनके इशारों पे ही चल रहे पाकिस्तानियों के, आज भी उनके द्वारा भेजे जाने पर हम यहाँ पे आए, यानी हम स्वतंत्र होकर भी स्वयं आज है वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। देश भले आज़ाद हो गया है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के क्या है, दुश्मन बने हुए हैं। असगर के मन में जन्मभूमि के प्रति ममत्व का भाव जागृत होता है। वह उस गांव की भूमि को देखता है, पुराने खंडर को देखता है, उस खेत में छुपे हुए होते हैं तो खेत की फसल को कटवाया जाता है, उस समय उस चौधरी को देखकर वह मकसूद को कहता है कि मकसूद, जो ये अंकल खड़े हैं, ये ताऊ, ये इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी गोद में खेल के मैं गोद में खेल कर मैं पला हूँ। तो ये उन चौधरी को देखकर, गांव के मुखिया चौधरी को देखकर उसमें गांव उस चौधरी के प्रति वह प्रेम भाव जागृत होता है और अपनी जन्मभूमि के प्रति ममत्व का भाव उसमें जगता है। पाकिस्तान सैनिकों का पकड़ा जाना, अंत में फसल को कटवा दी जाती है और जैसे ही मकसूद है उन चौधरी और इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाता है तो असगर उन्हें रोक देता है और असगर कहता है चौधरी को कि ताऊ, मुझे पहचाना, मैं लतीफ़ का बेटा हूँ, आप मुझे अच्छे से जानते हो। आज वो उस देश में गया है, भारत में, वह दुश्मन बन के गया है, लेकिन अंत समय में उसमें ऐसा प्रेम भाव जागृत हो जाता है भारत के प्रति और वह अपने हथियार नीचे डाल देता है। तो अंत में वह ये कहानी एक राष्ट्र प्रेम की कहानी है, देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे असगर अंत समय में वह चौधरी के सम्मुख का, तो इस तरह से असगर के अंतर्गत असगर के मन में देश प्रेम का भाव जागृत होता है।
असगर चाहता है कि जब वह 18 साल के बाद वापस उसी गांव में जाता है, हिंदुस्तान के कश्मीर के निकट जहाँ पे वह रहता था, और वह खुद चाहता है, यानी कि आम नागरिक यह नहीं चाहता कि वह उसके बीच में विभाजन हो और ये हमेशा की तरह लड़ते रहे, यानी उसमें एक प्रेम भाव बना रहे, ऐसा असगर चाहता है। तो उसके मन में वापस देश प्रेम का भाव जागृत होता है। आत्मदान एकांकी में वर्तमान जीवन की किस समस्या को सटीक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। आत्मदान एकांकी में वर्तमान जीवन को बताया गया है, यानी वर्तमान जीवन के पाश्चात्य देशों का अनुकरण दिखाया गया है इस एकांकी में। इस एकांकी के जो रचयिता है वह उपेंद्रनाथ अस्क है। उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा ये एकांकी लिखी गई है। उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा ये उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्क नहीं, उपेंद्रनाथ अस्क तो जोंक एकांकी के रचयिता है। आत्मदान एकांकी के रचयिता उदय शंकर भट्ट है। तो आत्मदान एकांकी उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई ये आत्मदान एकांकी जो वर्तमान जीवन की किसी समस्या को उजागर करती है। पाश्चात्य अनुकरण इस एकांकी में देखने को मिलता है। इस एकांकी में चित्रित सामाजिक समस्या, यानी इस एकांकी के जो पात्र है, जिसमें इस एकांकी का नायक एक विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर जो एक मिल मालिक है, ये एक विश्वेश्वर मिल मालिक है जो पैसे से रईस है। विश्वेश्वर इस एकांकी का नायक है। विश्वेश्वर की पत्नी सरला जो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, मोहन इस एकांकी के अंतर्गत नौकर बताया गया है घर का, और सुषमा सरला की सखी है, सहेली है। तो ये एकांकी के प्रमुख पात्र है। उसके अलावा मयूरी जो नृत्य करती है, और मयूरी के बाद मिस्टर माथुर जो सरला का टेनिस मित्र है, साथ में ये टेनिस खेलते हैं। तो इसमें एकांकी में एक सामाजिक समस्या, जो सरला है वह क्लब जाती है, अपने मित्र के साथ टेनिस के साथ मित्र माथुर के साथ टेनिस खेलती है। तो ये सभी क्लब जाना, बाजार जाना, पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना, ये विश्वेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो वह अपनी पत्नी सरला को देखकर, विश्वेश्वर भी मयूरी से जो नृत्य करती है उससे प्रेम करता है और मयूरी को अपने घर बुलाता है, उनके साथ वह नृत्य करने भी जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक ऐसी समस्या आ जाती है जो पारिवारिक विघटन की समस्या बन जाती है। ये दाम्पत्य जीवन की समस्या इस एकांकी के माध्यम से उदय शंकर जी ने बताया है कि दाम्पत्य जीवन के बीच में कैसे दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा मनमुटाव हो जाता है जो है दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो ये इस विश्वेश्वर और सरला के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की समस्या को उजागर किया है, और ये पाश्चात्य अनुकरण की समस्या को बताता है। क्लब जाना, माथुर के साथ टेनिस खेलना,
ठीक है, ये सभी यानी एक दूसरे देशों का अनुसरण है। पाश्चात्य जीवन बताया गया है। एक नगर का जो निवासी है, शहरों में रहने वाला, वह किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप ढलता है, तो उसको इस एकांकी के माध्यम से बताया। आत्मसमर्पण का अभाव। अब पति पत्नी दोनों में से कोई भी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से सरला और विश्वेश्वर दोनों में से अगर एक जना आत्मसमर्पण करता है तो वह उनका जो ये दाम्पत्य जीवन है वह नष्ट होने की कगार पे नहीं रहता। भोगवादी दृष्टिकोण का भी प्रचार होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भोगवादी दृष्टिकोण को भी उजागर किया गया है। अंत में ये एक पारिवारिक कहानी है जो दाम्पत्य जीवन को उजागर करती है। इस एकांकी की जो भाषा है वह तत्सम शब्दों से युक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोंक एकांकी के आधार पर भोलानाथ की चारित्रिक विशेषताओं का पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। भोलानाथ इस एकांकी का नायक है। भोलानाथ इस एकांकी का नायक है। नायक भोलानाथ। जोंक एक कीट होता है जो व्यक्ति के अगर चिपक जाता है तो वह खून चूस कर ही अलग होता है, नहीं अलग होने का नाम ही नहीं लेता है। उसी भांति इस एकांकी में एक पात्र बताया है, भोलानाथ का मित्र है जिसका नाम है बनवारी। ये बनवारी इस एकांकी में जोंक है। जोंक बनवारी को कहा गया है। किसको कहा गया है? जोंक बनवारी को बताया गया है। तो बनवारी को जोंक बताया गया। तो इस एकांकी का जो नायक है वह भोलानाथ है और भोलानाथ का मित्र बनवारी, और बनवारी के बाद प्रोफेसर आनंद जो भोलानाथ का मित्र है। प्रोफेसर आनंद और भोलानाथ की पत्नी, ये इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। तो भोलानाथ एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखी गई है। जोंक एकांकी के रचयिता है उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखी गई ये एकांकी है। यहाँ पे परिस्थितियों से विवश। अब भोलानाथ अपनी परिस्थितियों से विवश है। वह गरीब व्यक्ति है जो एक छोटे से कमरे में रहता है जिसमें सिर्फ पति और पत्नी ही रह सकते हैं। इतना छोटा कमरा है जो मध्यम यानी एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, और उस समय कोई अगर मेहमान आ जाए तो वह उन्हें रहने में वहाँ पे दिक्कत होती है। तो एक छोटे से कमरे में, और वही दूसरी ओर बनवारी जब भोलानाथ के घर पे आता है तो वह जाने से नाम नहीं लेता। तो वो अपनी परिस्थितियों से विवश है। एक गरीब घर का व्यक्ति है। दूसरा सीधा साधा व्यक्तित्व है, वह एक सीधा है, साधारण व्यक्ति है। भोलानाथ गरीब है, मध्यम परिवार से है, तो वह एक सीधा व्यक्ति है। भोलानाथ जो बनवारी उसके घर पर रुक जाता है लेकिन वह जोंक की तरह चिपक जाता है, उसे कुछ भी नहीं कहता। ऐसा सीधा व्यक्ति जो उसके घर पे आने पर, यानी घर छोटा है, रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनको आने पर वह उन्हें वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, जोंक की तरह चिपक जाता है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कहता। तो उसका व्यक्तित्व भी एक सीधा रसिक व्यक्ति। भोलानाथ रसिक स्वभाव का व्यक्ति है। वह कहता भी है अपने मित्र प्रोफेसर आनंद को कि जब हम छोटे थे तो वह कालिदास के यानी किसी कालिदास से वे कम नहीं थे। गांव में वह गली में एक नाटक को पढ़ते थे
गली मोहल्लों में उस नाटक का प्रदर्शन, नाट्य भी करते थे, उसका प्रदर्शन भी करते थे, और वे पुरानी ऐसे फिल्में भी देखते थे, तो जिससे ये ज्ञात होता है कि भोलानाथ स्वयं एक रसिक स्वभाव का व्यक्ति था। समझदार तथा संवेदनशील था। भोलानाथ स्वयं समझदार व्यक्ति था। यानी भोलानाथ के घर पर जब वह बनवारी आता है और जॉब की तरह चिपके हुए रहता है, वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है और उन्हें कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि वो एक अत्यंत सरल, समझदार और संवेदनशील स्वभाव का व्यक्ति। तो बनवारी को वहाँ से निकलने तक नहीं कहता, और वह आनंद को, प्रोफेसर आनंद जो उसका मित्र है, उसे कहता है कि भाई इस परेशानी का सीधा ही जितना जल्दी हो इस परेशानी का समाधान किया जाए, बनवारी को यहाँ से निकाला जाए। आजकल के युवकों की तरह वो आवश्यक गप्पे नहीं आंकता, यानी आज के जो युवा है जो बनावटी बातें करते हैं उसकी तरह वह फालतू के गप्पे नहीं आंकता। वे एक संवेदनशील स्वभाव का व्यक्ति है, और वह अपने पत्नी को जब वह घर आता है, बनवारी उसके घर से जाने का नाम नहीं लेता है। उसको पता है कि गर्मी के दिनों में बनवारी को घर आने पर उसकी पत्नी को बाहर सोना पड़ता था, तो उससे बड़ा ही दुख होता था, और वह इसलिए एक बड़ा ही संवेदनशील स्वभाव का व्यक्ति है और शिष्टाचार से संपन्न है। सन के स्वभाव का भी है। जब वह बनवारी उसके घर पर आता है तो वह एक सीधा साधा व्यक्ति तो है ही, लेकिन वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु वह कुछ सनकी स्वभाव का है। जब वो बनवारी उससे जाने का नाम नहीं लेता, मेहमान बनकर एकदम उनके घर पे डटे रहता है, जॉब की बाती, और जाने का नाम नहीं लेता, तो भोलानाथ उस उचित निर्णय नहीं ले पाता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए वह प्रोफेसर आनंद की राय लेता है और उससे निकालने का, उस समस्या का समाधान भी उस प्रोफेसर आनंद से राय लेता है। वह पत्नी भक्त है, अपनी पत्नी की बातों पर चलने वाला व्यक्ति है। एकांकी के तत्वों के आधार पर उपेंद्रनाथ अस्क की जो एकांकी है, कौन सी, जोंक एकांकी, उसकी समीक्षा कीजिए। तो ये कथानक, इस एकांकी का कथानक बनवारी, भोलानाथ, प्रोफेसर आनंद और उसकी पत्नी, भोलानाथ की पत्नी, इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। पात्र और चरित्र चित्रण, इस एकांकी के पात्र में मैंने बता दिया, भोलानाथ है, बनवारी, प्रोफेसर आनंद प्रमुख पात्र है। संवाद या कथोपकथन, अब इस एकांकी का कथोपकथन है, वह एकांकी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो संवाद की दृष्टि से ये एकांकी आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है, एक मूल प्राण माना जाता है एकांकी का, क्योंकि संवादों के द्वारा ही कथानक का विकास होता है और पात्रों और चरित्र का प्रकाशन किया जाता है। कथानक के द्वारा ही एकांकी का विकास किया जाता है और पात्रों और चरित्र चित्रण बताया जाता है। तो ये इस एकांकी का मूलतः क्या है, एक प्राण होता है, प्राण माना गया है। इस एकांकी में संवाद संक्षिप्त है, रोचक है, स्वाभाविक, पात्र के अनुकूल संवाद बताया गया है और उद्देश्यनिष्ठ है। तो संवाद है रोचक, संक्षिप्त व उद्देश्यनिष्ठ संवाद देखने को मिलता है। देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण में एकांकी के कथानक का आकार सीमित, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त है, बताया गया है। और इसी कारण से देश काल के वातावरण, देश काल के विस्तार तथा वातावरण के वैविध्य का अवसर नहीं रहता। इस एकांकी में कार्य स्थिति, पात्र परिस्थिति और काल सापेक्षा
सापेक्षता के अनुकूल समग्र वातावरण का निर्माण संगठित रूप से किया गया है। तो ये देशकाल और वातावरण की दृष्टि से एक उपयुक्त एकांकी है। भाषाशैली संस्कृत निष्ठ है, सरल सुगम है और उद्देश्य की दृष्टि से ये एकांकी एक उपयुक्त ठहरती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी के कथानक का सारांश लिखकर इस एकांकी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई एकांकी है। ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी को सन 1946 में लिखा गया। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। भोर का तारा एकांकी का जो नायक है वह कवि शेखर है। यह एकांकी सन 455 ईस्वी के स्कंदगुप्त गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय की है। जो तो ये एकांकी 455 ईस्वी में लिखी गई स्कंदगुप्त के समय की घटना को बताया गया है। जो उज्जैनी का शासक था। उज्जैनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर अंकित एक बलिदान की कहानी है। तो उज्जैनी के शासक का गुप्त साम्राज्य शासक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के समय की उसके बलिदान की एक कहानी है जिसका नायक है कवि शेखर। कवि शेखर के पश्चात शेखर का मित्र बताया गया माधव, जो प्रमुख राजनीतिज्ञ है। माधव शेखर का मित्र है और माधव के बाद छाया जो शेखर की प्रेयसी है, बाद में उसकी पत्नी बन जाती है। तो माधव, छाया और शेखर इस कहानी का एकांकी का नायक है। एकांकी का प्रारंभ शेखर के कक्ष से होता है। जो शेखर के कक्ष में सभी सामान बिखरा हुआ है, इधर उधर रखा हुआ है, सब अस्त व्यस्त है, उसके घर का सामग्री इधर उधर पड़ी हुई है। उसी समय माधव का प्रवेश होता है और माधव शेखर को कहता है कि आजकल के मनुष्य की समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिज्ञों का योगदान प्रमुख रहता है या किसी कवि का। माधव कहता है शेखर से कि मनुष्य की समस्या को समझाने के लिए किसी कवि का योगदान अधिक रहता है या किसी राजनीतिज्ञ का। तो शेखर कहता है कि भाई ये योगदान तो कवि का अधिक रहता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ से ज़्यादा जनता मनुष्य की समस्याओं का समाधान करने में कवि का योगदान प्रमुख रहता है। क्योंकि राजनीतिज्ञ क्या है, स्वयं एक समस्या में उलझा हुआ रहता है, वह सिर्फ अभिनय और दिखावा करता है, जबकि वास्तविकता तो कवि में दिखती है। तो राजनीतिज्ञ क्या करता है, स्वयं अपने अभिनय का दिखावा करता है, सब झूठे वादे करता है और कवि में ये वास्तविकता देखने को मिलती है। इसीलिए जनता के सहयोग में कवि का योगदान अधिक रहता है। वही शेखर कहता है कि शेखर ने कहा कि राजनीतिज्ञ से कवि बढ़ाए। अब यहाँ पे शेखर कहता है कि मुझे छाया से क्या हो गया, प्रेम है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, छाया से, माधव को कह रहा है। और वह शेखर छाया के बारे में कविता लिखता है जिससे उसे क्या मिलता है,
सुख मिलता है। और वह उस छाया को लेकर एक ग्रंथ भी लिखता है जिसका नाम है भोर का तारा। भोर का तारा एक एकांकी लिखता है और यह एकांकी लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? अपनी प्रेयसी छाया से मिलती है। तो शेखर कहता है मैं तो छोटा कवि हूं, तो माधव कहता है आप छोटे कवि नहीं हो, आपको गुप्त राजा ने आपको दरबार में बुलाया है क्योंकि आपकी कविता को छाया ने वहाँ पे बताया था, इसलिए आपको दरबार में गुप्त शासक के दरबार में बुलाया है। तो वह भोर का तारा जो एकांकी लिख रहा था जिसकी प्रेरणा छाया से मिलती थी, तो वह कहता है कि भाई मेरे बीच में देवगुप्त है, वह देवगुप्त है, वह बीच में क्या है, एक बाधा है जो छाया का भाई था, जो स्कंदगुप्त के दरबार में कौन, एक सेनापति था। तो माधव कहता है कि अब देवगुप्त है वह वहाँ पे नहीं है क्योंकि वह हुणों ने क्या कर दिया है, हुणों ने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया है और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए इन्हें तक्षशिला भेजा गया है जहाँ पे हुणों का दमन करने के लिए। तो वह उनके दरबार में जाता है और छाया के साथ में रहता है। लेकिन वही दूसरी ओर माधव शेखर को यह संदेश भी देता है कि देवगुप्त है हुणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया है और उसने वीरगति को प्राप्त कर लिए, देवगुप्त वीरगति को प्राप्त हो गया है। तो और शीघ्र ही गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण होने वाला है। कौन कहता है? ये माधव कहता है। तो शेखर उस समय तुरंत वह क्या करता है, अपना जो ग्रंथ लिख रहा होता है भोर का तारा, उसे उस अग्नि में जलाकर नष्ट कर देता है और वह माधव के साथ वह गीत गाता है और वहाँ की जनता को प्रेरित करता है गुप्त साम्राज्य की ओर से हुणों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो इस एकांकी का उद्देश्य यह है कि कवि जो देश में ऐसी जो कवि कलम के साथ साथ वह देश में जब ऐसी समस्या आ जाए तो वह यानी देश के विरुद्ध खड़ा भी होता है, यानी वह लड़ भी सकता है। तो सामाजिक मंगल की भावना है इस एकांकी में, समस्या से विमुक्ति कामना, यानी वह जो इस समस्या से विमुक्त हो जाता है, देवगुप्त है वीरगति को प्राप्त हो जाता है क्योंकि देवगुप्त ही उसके बीच में एक बाधा थी, और नव चेतना और कर्तव्यनिष्ठ की प्रेरणा, और अंत में वह क्या है, उस भोर के तारे की कृति को उस अग्नि में नष्ट कर देता है और वह देश की जनता के साथ खड़ा हो जाता है। ध्वनि रूपक रेडियो एकांकी, रेडियो एकांकी कौन सी है? तो रेडियो एकांकी वापसी जो एकांकी है, वापसी एकांकी एक रेडियो एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई थी। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई यह एकांकी सन 1965 की घटना को बताता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन को। तो ध्वनि रूपक की विशेषता बताते हुए वापसी एकांकी का मूल्यांकन कीजिए। अभिनेता का स्वर का कौशल है इसमें। इस एकांकी का नायक असगर है। अब एकांकी ध्वनि रेडियो, ये एक रेडियो एकांकी, एकांकी के प्रारंभ में ही जो वायुयान जहाजों की आवाज़, तो गोलों की आवाज़ प्रारंभ में सुनाई देती है एकांकी में। तो यह एकांकी एक रेडियो एकांकी है, यह एक रेडियो एकांकी है।
ध्वनियों के प्रभावशाली संकेत यानी एकांकी के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, असगर का काम भी यही था कि वह पाकिस्तान के वायु जहाज को उड़ते हुए देखे और उन्हें इशारा करे और भारतीय हवाई अड्डों पर क्या करे, आक्रमण करे। तो ये एक रेडियो एकांकी है जो ऐतिहासिक घटना इसमें चलती है, 1965 की एकांकी है और ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है एक ऐतिहासिक एकांकी। 1965 की घटना को इसमें बताया गया है। अंत समय में क्या होता है, जब वह कश्मीर के एक गांव में जाता है तो देश प्रेम का भाव उसमें जागृत होता है और वह चौधरी और इंस्पेक्टर के सम्मुख अपने हथियार नीचे डाल देता है। तो ये एक रेडियो एकांकी है। ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्न के प्रत्येक बिंदु को अच्छे से पढ़ के जाना है, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान, आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।